नमस्कार, मैं रेयांश सिंह। 3 जून 1947 भारत का विभाजन तय हो। इस डिसीजन के बाद बहुत से हिस्से ऐसे थे जिनको लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई कि वो हिस्से भारत के साथ बने रहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ऐसा ही एक जिला था आसाम का सिलहट। अब यह तय करने के लिए कि सिलहट पाकिस्तान के साथ जाएगा या भारत के साथ बना रहेगा, वहां पर जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाता तो वहां हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग समान थी, अर्थात कि सिलहट पाकिस्तान के साथ जाएगा या भारत के साथ बना रहेगा, यह निर्णय करना काफी कठिन था। लेकिन इसी तथ्य के साथ एक और तथ्य जुड़ा हुआ था कि सिलहट में जो हिंदू आबादी थी उसमें पिछड़ों और दलितों की संख्या सर्वाधिक थी, अर्थात दलित और पिछड़े जिस देश के साथ जाते, सिलहट भी उन्हीं के साथ चला जाता। इसी कारण मोहम्मद अली जिन्ना के निर्देश पर उस समय बंगाल के सबसे बड़े दलित चेहरे ने सिलहट में दलितों को पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार किया और सिलहट के दलितों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। परिणाम स्वरूप सिलहट पाकिस्तान में चला गया। वह दलित चेहरा था जोगेंद्र नाथ मंडल। आज हम इसी जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी जानेंगे, जो पाकिस्तान के साथ देने के बाद भी पाकिस्तान में गद्दार कहे जाते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल आजादी के पहले बंगाल के दलित वर्ग के सबसे बड़े चेहरे थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बंगाल में दलितों के नेता के रूप में शुरू किया था। मंडल लॉ की पढ़ाई करने के बाद भारतीय राजनीति में आए थे और 1937 में उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता अश्वनी कुमार दत्त के भतीजे सरल कुमार दत्त को चुनाव में हराकर बंगाल प्रांतीय असेंबली में अपनी जगह बनाई थी। अपने राजनीतिक जीवन में जोगेंद्र नाथ मंडल सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित थे। कालांतर में जब 1940 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने भी अपने को मुस्लिम लीग से जोड़ लिया। उन्हें लगता था कि दलितों का जीवन मुसलमानों के साथ बेहतर रहेगा। दलितों में इनके प्रभाव को आप इस घटना से अंदाज लगा सकते हैं। जब 1946 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई से चुनाव जीतने से रोकने के लिए प्रयास किए, तब यही जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया और अपने प्रभाव वाली सीट से विजय भी दिलाई। जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब अम्बेडकर के अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बंगाल शाखा के प्रमुख भी थे। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल में जिन 5 नामों का सुझाव दिया था उसमें से एक नाम जोगेंद्र नाथ मंडल का भी था। जिन्ना द्वारा जोगेंद्र नाथ मंडल के नाम दिए जाने पर ब्रिटिश सरकार को यह डर सताने लगा कि कांग्रेस को यह बात बुरी लग सकती है और वह सरकार बनाने से अपना हाथ वापस खींच सकती है। इसी कारण भारतीय मामलों के मंत्री रहे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ने यह लिखा, इसको राजा की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती जब तक इन नामों को नेहरू के साथ शेयर नहीं कर दिया जाता। वैसे योगेंद्र नाथ मंडल बंगाल के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, वे संयुक्त बंगाल के पक्षधर रहे। लेकिन 3 जून 1947 को जब विभाजन की घोषणा हुई तब उन्होंने विभाजन को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन किया और साथ ही पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। जोगेंद्र नाथ मंडल का मानना था कि दलित और मुसलमानों के हित लगभग समान हैं, इसलिए दलितों के हितों की रक्षा भारत से बेहतर पाकिस्तान में हो सकती है। हालांकि इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें चेतावनी दिया। देश के विभाजन के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान संविधान सभा का अध्यक्ष या स्पीकर नियुक्त किया गया। हालांकि जब आप पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की वेबसाइट देखेंगे तो वहां लिखा है कि असेंबली के पहले स्पीकर मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन वह सही नहीं है।
11 अगस्त 1947 जिन्ना ने संविधान सभा में भाषण देते हुए सभी धर्मों के समान अधिकार और समान वरीयता की बात की थी। मोहम्मद अली जिन्ना के इस भाषण से एक दिन पहले संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष और पहले स्पीकर जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने पाकिस्तान चुनने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम समुदाय ने भारत में अल्पसंख्यक के रूप में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, लिहाजा वो अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ न केवल न्याय करेगा बल्कि उनके प्रति उदारता भी दिखाएगा। बाद में जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान की पहली सरकार का कानून मंत्री बनाया गया। जब तक मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा थे तब तक जोगेंद्रनाथ मंडल को कोई समस्या नहीं हुई। 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है और पाकिस्तान जिन्ना के बनाए हुए रास्ते से अलग चल पड़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नामक एक दस्तावेज पारित किया गया पाकिस्तान में। इस दस्तावेज के पक्ष में मियां इफ्तिखारुद्दीन को छोड़कर संविधान सभा के सभी मुस्लिम सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि एक अल्पसंख्यक सदस्य को छोड़कर सभी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और वह एक अल्पसंख्यक सदस्य थे जोगेंद्रनाथ मंडल। इस प्रस्ताव ने मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों के पाकिस्तान को जन्म लेने से पहले ही मार दिया और जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने पतन के दस्तावेज पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिया। इस दस्तावेज के आधार पर पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया, अर्थात इस प्रस्ताव के जरिए यह तय कर दिया गया कि इस्लाम सर्वोच्च धर्म होगा, बाकी धर्म पाकिस्तान के अंदर 2 दर्जे के होंगे। इसी के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाना शुरू किया गया, अर्थात धार्मिक आधार पर उत्पीड़न की शुरुआत हुई और इसी धार्मिक उत्पीड़न का सबसे बड़ा शिकार हुआ पूर्वी पाकिस्तान, आज का तत्कालीन बांग्लादेश। अब आपको जानकारी के लिए हम बताते चलें कि पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी थी वह बड़ी संख्या में दलितों की आबादी थी। जोगेंद्रनाथ मंडल पर विश्वास करके दलितों ने पाकिस्तान को चुना था क्योंकि जो श्रमण आबादी थी वह बंटवारे के बाद भारत के हिस्से आ गई थी, लेकिन दलितों ने अपने नेता की बात मानकर पाकिस्तान में ही रहना सही समझा था। इस धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ जोगेंद्रनाथ मंडल 1950 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को पत्र लिखते रहे, उनसे शिकायत करते रहे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई पाकिस्तान में नहीं हुई। फिर उन्होंने अक्टूबर 1950 में अपने पद से त्याग पत्र दिया और अपने त्याग पत्र में दलितों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए लिखा कि पुलिस और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता के हाथों बंगाल में सैकड़ों दलितों की हत्या किस प्रकार की गई है। पाकिस्तान से त्याग पत्र देने के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल 1950 में भारत आए। भारत आने के बाद अब उनका कद वह नहीं रहा जो आजादी के पहले बंगाल में था। अब बंगाल के दलित लोग भी उनको शक की निगाह से देख रहे थे। जो व्यक्ति पाकिस्तान बनने से पहले भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोगी रहे थे, जिन्होंने बंटवारे के ठीक पहले 1946 में अम्बेडकर को अपने प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए निर्वाचित करने में अहम भूमिका निभाई थी, वह व्यक्ति अब भारतीय राजनीति में अछूत बन गया था, राजनीतिक अछूत, क्योंकि उनके कहने पर एक बड़ी आबादी पाकिस्तान में रुक गई थी या पाकिस्तान के पक्ष में चली गई थी। लेकिन पाकिस्तान में जो उनका दुर्दशा हुआ उसके लिए उनके जात के लोग ही मंडल को जिम्मेदार ठहराया करते थे। जोगेंद्रनाथ मंडल को अब बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई चेतावनी याद आ रही थी, लेकिन अब समय वापस नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए वे अब गद्दार हो चुके थे और भारत में लोग उन्हें जोगन अली मुल्ला कहने लगे थे। इस कठिनाइयों के बावजूद भी जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारत आने के बाद अपने सीमित संसाधनों के साथ 4 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वे कभी जीते नहीं। यहाँ तक कि 4 बार चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी जोगेंद्रनाथ मंडल अपने अंतिम समय तक
दलितों के लिए कार्य करते रहे, साथ ही भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में आने का प्रयास भी किया। इसी दौरान 1968 में एक नाव से नदी पार करते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में उनके बेटे ने उनके मृत्यु पर संदेह जताया और कहा कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। हालांकि मंडल की मृत्यु कैसे हुई इसकी सही जानकारी न तब हो सकी और न ही शायद आगे कभी होगी। दलित मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति का आजादी के बाद यह पहला उदाहरण था जो जोगेंद्र नाथ मंडल के राजनीतिक अदूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप जन्म लिया था। अगर जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानी होती तो आज यकीनन वह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़े दलित चेहरे के रूप में याद किए जाते। यह भी संभव है कि उनका कद बाबा साहब अम्बेडकर के आसपास ही होता। यह संयोग ही है कि 1947 में जन्म लिए दो देश भारत और पाकिस्तान दोनों के पहले कानून मंत्री एक दलित थे और दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। लेकिन एक जहां अपने देश में नायक की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरा अपने देश के लिए गद्दार है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।